पिछले व्याख्यान में हमने तिंग प्रकरण के बारे में बताया। तिंग प्रकरण में हमने बताया कि धातु से तिंग प्रत्यय लगाकर क्रिया रूप बनते हैं और उसके 10 भव्यादि गण भी बताए और लकारों की संख्या भी बताई, लकारों का अर्थ भी बताया और काल, जो वर्तमान काल, भविष्यत काल और भूतकाल के बारे में भी हमने जानकारी दी। आज हम लट लकार का प्रथम जो सूत्र है उसके बारे में बताएंगे कि लय कर्मणि च भावे च अकर्म केभ्य। लकार सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता तथा अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में होते हैं। ये इसका अर्थ हुआ। इसकी व्याख्या, सकर्मक धातुओं से कर्ता और कर्म में तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता और भाव में लकार होते हैं, अर्थात लकार का प्रयोग तीनों ही रूपों में होगा, कर्ता में, कर्म और भाव में। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। धातु भी 2 प्रकार की होती है, सकर्मक जिसका कोई कर्म अवश्य होता है और अकर्मक अर्थात जिसका कोई कर्म नहीं होता। तो प्रत्येक धातु के 2 अर्थ होते हैं, फल और व्यापार। व्यापार का जो आश्रय होगा वह है कर्ता और फल का आश्रय कर्म कहा जाता है। इस सूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्ता, कर्म, भाव, सकर्मक, अकर्मक वाच्य को जान लेना आवश्यक होता है। तो यहाँ हम कर्ता के बारे में बात करेंगे। कर्ता क्या है कि धातु के द्वारा वाच्य व्यापार के आश्रय तथा व्यापार में स्वतंत्र रूप से जो विवक्षित हो उसे कर्ता कहते हैं। कर्म का अर्थ है धातुवाच्य फल के आश्रय को कर्म कहते हैं। भाव से तात्पर्य है कि धातुवाच्य व्यापार को कहते हैं। ये हमने बताया है कि कर्ता, कर्म और भाव ये तीनों का यहाँ अर्थ स्पष्ट किया है। अब हम आगे आते हैं कि सकर्मक और अकर्मक धातुओं के बारे में जानकारी देंगे। सकर्मक धातु उन धातुओं को कहते हैं जिसके फल और व्यापार के आश्रय भिन्न भिन्न हो। जैसे पच धातु, इसका फल गलना चावलों में और पाक व्यापार देवदत्त आदि में रहता है, अतः फल और व्यापार से भिन्न भिन्न अधिकरणों में रहने में पच धातु सकर्मक हुई। अब हम अकर्मक धातु उन्हें कहते हैं जिनके फल और व्यापार एक ही आश्रय में रहते हो। जैसे शीड धातु, इसका फल आराम और व्यापार लेट जाना आदि एक ही आश्रयकर्ता में रहते हैं। सकर्मक अकर्मक धातुओं के बारे में हमने बता दिया। अब हम कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये 3 के बारे में बताएंगे। सकर्मक कर्तवाच्य धातु के उस रूप को कहते हैं जिसमें लकार का संबंध कर्ता से हो, अर्थात लकार का अर्थ कर्ता हो। जैसे राम है ग्रंथम पढ़ते, ये कर्तवाच्य। कर्मवाच्य धातु के उस रूप को कहते हैं जिसमें लकार का संबंध कर्म से हो, अर्थात लकार का अर्थ कर्म हो। जैसे रामेण ग्रंथः पठ्यते। भाववाच्य
धातु के उस रूप को कहते हैं जिसमें लकार का संबंध भाव अर्थात क्रिया मात्र से हो, अर्थात लकार का अर्थ भाव है। जैसे रामाया नृत्यते, तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि कर्ता जिस लकार का संबंध भाव अर्थात क्रिया मात्र से हो, अर्थात लकार का अर्थ भाव। क्रिया से इन तीनों प्रकारों में से कर्तवाच्य का ही अधिक प्रयोग होता है। इसलिए गणों और प्रक्रियाओं में धातुओं के कर्त व वाच्य रूप ही बताए गए हैं। भाव कर्म वाच्य रूप केवल भाव कर्म प्रक्रिया में बताए गए। इस प्रकार लय कर्मणि सूत्र धातु के तीन वाच्य कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य को बताता है। जब लकार कर्ता में आएगा तब कर्तवाच्य, जब कर्म में आएगा तो कर्मवाच्य, जब भाव में आएगा तो भाववाच्य कहा जाएगा। सकर्मक धातुओं को कर्तवाच्य, कर्मवाच्य तथा अकर्मक के कर्तवाच्य और भाववाच्य होते हैं। इस प्रकार यह सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया। अब हम सूत्र नंबर 2 की बात करते हैं, वर्तमाने लट। तो यहाँ इसका अर्थ है कि वर्तमान काल की क्रिया में धातु से लट लकार होता है। सूत्र की व्याख्या है कि जब कोई क्रिया वर्तमान काल में हो तो उस धातु के आगे लट लकार होता है। लट में से टैकार और लकारो उत्तरवर्ती आकार की इत संज्ञा और तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञा अट का लोप होकर लय शेष रहता है, अर्थात लय की भी इत संज्ञा प्राप्त होती है, किंतु उच्चारण सामर्थ्य के कारण इसकी इत संज्ञा नहीं होती और न ही इसका लोप हो सकता। जैसे भू का अर्थ होता है सत्ता अर्थात होना, इसके आगे वर्तमान काल की विवक्षा होने पर लट लकार बराबर भू प्लस लट बनता है, जिसमें से लय शेष रहता है लट में से, और लय शेष रहने के बाद तब भू प्लस लय यह स्थिति बन जाती है। नंबर 3 जो सूत्र है तिप तस्थ मिप वस मस ता आताम छे थास आथाम द्वयम इट वही महिड। सूत्र का अर्थ हुआ कि धातु के योग में तिप आदि ये 18 प्रत्यय लट आदि लकारों के स्थान में आदेश होते हैं। सूत्र की व्याख्या के लिए ये 18 प्रत्यय इस प्रकार हैं: तिप तस जी सिप थस थ मिप बस मस त आताम छे थास आथाम द्वयम इट वही मही। ये 18 लकारों के स्थान में आदेश होते हैं। इन 18 प्रत्ययों को तिंग प्रत्याहार कहते हैं। प्रारंभ में ती से लेकर के अंत न तक तिंग प्रत्याहार बनता है। इनमें से पहले 9 को छोड़ करके तय से लेकर के आगे के 9 यानी कि तंग प्रत्यय कहते हैं, तंग प्रत्याहार कहलाता है। और तय से लेकर के महीड के न तक ये लिया जाता है, यानी कि इसके भी 2 भाग हैं। प्रथम 9 प्रत्यय और 10 से लेकर के 18वें प्रत्यय तक 2 भाग इसके कर दिए गए। अब हम आगे चलते हैं। सूत्र नंबर 4 ल परस्मैहि पदम। ल परस्मैहि पदम यानी कि लकारों के स्थान पर आदेश होने वाले परस्मैहि पद
संज्ञक होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पिछले सूत्र से पूर्वोक्त 18 आदेशों का लकारों के स्थान विधान किया गया है। अतः ला आदेश होने से इन सब की परस्मैही पद संज्ञा प्राप्त होती है। जैसे तिप्तशी इत्यादि सूत्र से लकार के स्थान पर होने वाले तिप्तस आदि की इस सूत्र से परस्मैही पद संज्ञा हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि 18 लकार आदि जो आदेश हो रहे हैं, जो प्रत्यय हैं, उनकी परस्मैही पद संज्ञा हो गई है। सूत्र नंबर 5, तनानवात आत्मपदम। हमने पिछले सूत्र में बताया कि त से लेकर के न तक, यानी कि 10वां प्रत्यय से लेकर के 18वें प्रत्यय तक तन प्रत्याहार कहलाता है। तो इसका कहने का तात्पर्य कि तन प्रत्याहार तथा सानच कानच प्रत्ययों की आत्मनेपद संज्ञा होती है। चौथे सूत्र में बताया था कि 18 जो प्रत्यय हैं उनकी परस्मैही पद संज्ञा होगी। 18 में से भी 10 में से लेकर के 18वें तक प्रत्ययों की आत्मनेपद संज्ञा होगी इस सूत्र से। सूत्र की व्याख्या है, यह पूर्व परस्मैही पद संज्ञा का अपवाद यानी कि वादक है, अर्थात तंग आदि यानी कि तय आदि 9 सानच कानच प्रत्ययों की ला आदेश होने पर भी पूर्व सूत्र से परस्मैही पद संज्ञा नहीं होती, अपितु विशेष विहित होने से आत्मनेपद संज्ञा होती है। सानच और कानच का केवल आन बचता है। ये दोनों प्रत्यय कृत प्रकरण में आएंगे। तो यहाँ स्पष्ट है कि हमने चौथे सूत्र में कहा था कि लय परस्मैही पदम, लकार के स्थान पर आदेश होने वाले जो प्रत्यय हैं उनकी परस्मैही पद संज्ञा होगी। लेकिन यह है 5वां जो सूत्र है जो तंग प्रत्याहार बनता है, उन तंग प्रत्याहारों की आत्मनेपद संज्ञा करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि तय आताम छः थास आठाम द्वयम इट वही मही, ये जो 9 प्रत्यय हैं उनकी इस सूत्र से आत्मनेपद संज्ञा हो जाएगी। तो इससे ये हो गया कि प्रथम 9 परस्मैही पद और इसके बाद वाले 10 से 18 तक के आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय हो गए इस सूत्र के माध्यम से। आज का व्याख्यान यहीं पर पूर्ण होता है। अगला व्याख्यान में सूत्र संख्या 6 से हम प्रारंभ करेंगे।